नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बेकाबू होते कोरोना ने एक बार फिर देश भर में खतरे की घंटी बजाई है। वायरस से हालात अब हाथ से निकलने लगे हैं। इस बीच कुछ राज्यों में हालात कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है, जहां कोरोना के मामले सबसे तेजी से आगे बढ़े हैं। ऐसे में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले हाथ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के 18 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं और पंजाब में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के एसएएस नगर और रूपनगर जिलों में सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए कोई भी अस्पताल उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को पड़ोसी जिलों या चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। रूपनगर में डॉक्टरों और नर्सों की कमी के चलते वेंटिलेटरों का सही से इस्तेमाल तक नहीं हो पा रहा। पटियाला और लुधियाना में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सख्त जरूरत है। तो वहीं पटियाला में जांच की रफ्तार भी धीमी बताई गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ ये तो वो 3 राज्य हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर नजर आ रहा है। दिल्ली में भी केस तेजी के साथ बढ़े हैं। यूपी के शहरों में भी हालात गंभीर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू भी कोरोना को रोकने में काफी हद तक नाकाम दिखाई दे रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या कोरोना की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है? लेकिन लॉकडाउन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। साल 2020 को एक बार याद कीजिए। अगर वो 2020 में जब देश भर में लॉकडाउन लगा तो देश की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई। 2021 में इस गिरावट से एक हद तक उबरने की उम्मीद है, लेकिन अगर लॉकडाउन फिर से लगता है तो हालात जीडीपी को फिर से एक बार बड़ा झटका दे सकते हैं। और इस बार अगर जीडीपी गिरी, उसका क्या असर पूरे देश में होगा? साथ ही सियासी गलियारों में लॉकडाउन को लेकर क्या चर्चा है, सब कुछ समझने के लिए अगले 1 घंटे की हम बहस करने वाले हैं। सवाल यही होगा कि क्या लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है? तो कोरोना संकट लॉकडाउन का विकल्प है? क्या फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा? संकट गहराया, लॉकडाउन का साया, आखिर इन सब से पूरे के पूरे राज्यों की सरकार किस तरह से निपटेंगी? जो तमाम राज्य हैं उनकी सरकारों के पास इसका एक विकल्प क्या है? आपको बताएं कि कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, मतलब इतने लोग संक्रमित हुए लेकिन ठीक हो गए। कुल एक्टिव केस 12 लाख के आसपास बने हुए हैं। कुल मौतें 1,70,179 अब तक हुई हैं। ये देश में कोरोना की स्थिति है। कुल कोरोना केस कितने अब तक हुए? 1,35,27,717। इनमें से ठीक होकर 1,21,56,000 लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। 12,01,009 केस अभी भी लगातार बने हुए हैं जो कि एक्टिव हैं। 1,70,000 से अधिक की मौतें हो चुकी हैं। तो देश में निश्चित रूप से यह सवाल तो अब उठता है कि आखिर अगर इसी तरह की परिस्थितियां रहीं तो इससे किस तरह से निपटा जा सकेगा। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो राज्य सरकारों के पास कौन से ऐसे विकल्प हैं जिससे कि कोरोना को साधा जा सकेगा, या एक दूसरे पर आरोप लगाकर ही तमाम राज्य सरकारें ये पल्ला झाड़ती रहेंगी कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड्स नहीं है, जिसके चलते इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन जो स्थानीय प्रशासन के हाथ में तमाम चीजें हैं उन पर बात आखिर कब अब होगी? ये बड़ा सवाल आज हम अपनी डिबेट में यहां पर उठाएंगे। और अगर इसी तरह से हालात बेकाबू होते रहे तो क्या अर्थव्यवस्था को जो पिछले साल का झटका लगा था वो इस साल भी बरकरार रहेगा? और अगर यह झटका बरकरार रहा तो देश कहां जाएगा? इसके बारे में क्या राज्य सरकारें चिंतित है? इसके बारे में क्या केंद्र सरकार चिंतित है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू पर भी आज हम विचार विमर्श करेंगे कि नाइट कर्फ्यू के चलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि लोग अपने ऑफिस से घरों में निकलने के लिए बहुत ही भारी संख्या में एक साथ जाते हैं, जिससे कि भीड़ भाड़ एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती है। क्या इससे कोरोना और ज्यादा नहीं फैलेगा? मेट्रो में भी अब आप इस समय महसूस कर रहे होंगे, आप तमाम ट्रांसपोर्टरों के जो साधन है आप उन पर महसूस कर रहे होंगे कि एक निश्चित समय में दबाव बहुत अधिक बढ़ चुका है, चाहे वो बस की बात हो, चाहे मेट्रो की हो, चाहे ट्रेन की हो। अगर इस तरह से सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया तो उस पीरियड का जिम्मेदार कौन होगा जिसमें भीड़ एक जगह पर एक साथ इकट्ठा हो रही है? क्या वहां पर लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों को हम निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं? अगर इन सभी सवालों पर अभी बैठ के नहीं सोचा गया सरकारों के द्वारा तो हालात कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में तमाम डॉक्टर, तमाम वैज्ञानिक पहले ही संकेत दे चुके हैं। तमाम डॉक्टर्स ने पहले ही कहा कि अगर मामला 1.5 लाख के आसपास है तो इसमें संदेह मत कीजिए कि मामला 2.5 लाख 3 लाख तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये अभी वो मरीज है जो कि अस्पताल अपने आप को चेक कराने के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे प्रमुख बात तमाम डॉक्टर्स लगातार बोल रहे हैं कि जितने भी आंकड़े आपके सामने रोजाना आते हैं वो आंकड़े हैं जहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं चेक कराने के लिए। तमाम ऐसे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन अभी चेक कराने के लिए नहीं पहुंचे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सुशील कुमार है, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। साथ ही नरेश चावला हैं, पूर्व अध्यक्ष ये आईएमए के रह चुके हैं और इस समय उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और राहुल लाल अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा, सबसे पहले आपके पास आता हूं।
आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय परिस्थितियां क्या हैं पूरे देश के सामने। अगर लॉकडाउन हमको नहीं लगाना है तो हमको कम से कम सड़कों पर नियम तो सख्त करने पड़ेंगे ना अब, क्योंकि अगर भीड़ इसी तरह से लगातार जाती रही, चाहे वो त्योहार के बहाने हो, चाहे मंदिर के बहाने हो, चाहे जरूरी सामान के बहाने हो, तो कोरोना तो इस तरह से बढ़ता ही जाएगा। आपके पास क्या रास्ते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें लॉकडाउन विकल्प नहीं है। आत्म संयम बहुत जरूरी है और राज्य स्तर पर सरकारों को ये अधिकार दिया जा चुका है कि वो अपने यहाँ तक स्थिति को देखते हुए निर्णय लें, चाहे वो लॉकडाउन का ही निर्णय क्यों न हो। रही रात में जो कर्फ्यू की जहां तक बात है, रात का कर्फ्यू बहुत एक प्रकार से सांकेतिक है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है कि लोग संयम बरतें और इसमें प्रिवेंशन और एक्शन दोनों की आवश्यकता है। और प्रिवेंशन की जहां तक बात है, वो खुद अपने जागरूकता से ही वो संभव हो सकेगा। अगर व्यक्ति जागरूक नहीं रहेगा, कोरोना के जो बताए नियम है उनका पालन नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से वो संक्रमण में आएगा ही आएगा और वो अब खुद आता है तो 10, 12, 15, 20 लोगों को और फैलाएगा। तो इससे नियंत्रण प्राप्त करने का यह सबसे सीधा समाधान है। रही लॉकडाउन कोई अंतिम विकल्प नहीं है, फिर भी अगर स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी तो मजबूरी में सरकारों को ऐसा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही घातक होगा। अभी भारत की इकॉनमी किसी तरह से विशेष में बढ़नी शुरू हुई है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश के नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए कोरोना के बताए हुए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और संयम बरते, तो मुझे लगता है कि फिर स्थिति काबू में पाया जा सकता है। जी गौरव, लेकिन जिस तरह से आप आत्मसंयम की बात कर रहे हैं ना, अगर आत्मसंयम जनता के अंदर होता तो इस तरह की तो परिस्थितियां पैदा नहीं होती ना। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ही दहाई में आ गया था कोरोना का आंकड़ा कि वो 100 के भी पार कई बार नहीं गया। ऐसी परिस्थितियों से अब अगर हजारों में मामला पहुंचा तो निश्चित रूप से आत्मसंयम नहीं है ना, तो अब आपको भी अनुशासन का पाठ सिखाना पड़ेगा उनको। तो आप आखिर प्रशासन को आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि कम से कम सख्ती से जनता के साथ में वो पेश आए? पिछले वर्ष जब हमारे पास कोई तैयारी जब नहीं थी तो उस समय युद्ध स्तर पर सरकारी स्तर पर भी बहुत आवाज आपकी नहीं आ रही गौरव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही अभी। ठीक है, अभी जब आपकी आवाज आएगी तो मैं आपके पास वापस आता हूं। सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। जिस तरह से एक तरफ सरकार की तैयारी होती है केंद्र सरकार के हिसाब से, और एक तैयारी राज्य सरकारों की भी, क्योंकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी भी सरकारें हैं लेकिन वहां पर भी कोरोना के आंकड़े संयमित नहीं है, वो अपनी मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार ही पूरा का पूरा एक्शन ले, या आप भी यहां पर अब सहयोग करेंगे कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी संयमित हों, कम से कम अनुशासन का पाठ जनता को सिखाया जाए? क्योंकि लॉकडाउन तो पूरा देश नहीं चाहता है, वरना फिर से हम इतने पीछे चले जाएंगे कि उससे उबरने में हमें 3-4 साल लग जाएंगे। इससे बिल्कुल लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प रह जाता है। इससे पहले सभी सरकारों को केंद्र क्योंकि पूरे संसार में अदर कंट्रियों में भी लोगों ने कंट्रियों में लॉकडाउन लगाया है और विजय पाई है। तो कभी हम अगर कहीं भी हम जिसे सरकार में है, स्टेट में, तो हम भी चाह रहे हैं कि लोगों को पाठ पढ़ाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग समझाई जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए और जितना ही इससे दूर रहा जाए लॉकडाउन से, क्योंकि लॉकडाउन तो आखिरी विकल्प है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अर्थव्यवस्था हमारी इससे काफी नीचे चली गई। पिछली बार देश में 68 दिन का लॉकडाउन झेला है और उसके बाद क्या स्थिति रही हम सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि जहां हमारी सरकारें वहां पर सख्ती नहीं कर रही है, सख्ती कर रही है और लोगों को अभी समझा रही है कि उसका जितने भी नियम है कोरोना काल के, जितने भी चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, और भी जो भी है, कम जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, ऐसा नहीं सब कर रहे हैं। लेकिन जनता है, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। जरूरत पड़ी तो सख्ती भी जरूरी है सरकार के लिए, की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है की तो जाएगी, यही तो मैं हैरान हूं। सबसे ज्यादा मैं हैरान इसी चीज से हूं कि सख्ती की जाएगी तो आखिर कब की जाएगी? जब आंकड़ा 5 लाख को पार करने लगेगा प्रतिदिन, तब सख्ती की जाएगी क्या? आप सब जानते हैं, देखिए आप सब राजनीति में हैं, आप जानते हैं कि अगर ये परिस्थिति आ गई तो पूरा देश घुटनों पर बैठ जाएगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कोशिश कर रही है सरकार, चाहे सेंटर की हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे जहाँ की, तो कोशिश कर रही है कि जनता के ऊपर सख्ती ना की जाए। और इस बात को समझ
जब वो नहीं समझेगी तो वो उसको सख्ती करनी पड़ेगी। और हो सकता है वो टाइम आ जाए कि रात नाइट कर्फ्यू पूरे देश में शायद धीरे धीरे लगाया जा रहा है, और इसका जो प्रभाव भी आपने बताया जैसा कि वैसा भी होने की भी संभावना है। अब इसके बाद में हो सकता है आंशिक फिर लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन उससे पहले जनता से हम अपील कर रहे हैं, हम सभी लोग जा जाकर अपील कर रहे हैं, जो समझा भी रहे हैं कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि ये महामारी ऐसी महामारी है जो विस्तार करती है, बहुत तेजी विस्तार करती है। तो इसके बारे में सबको समझा रहे हैं, और ये हमारा मानना है कि जनता हमारे देश की बहुत होशियार है, तो समझेगी, इस बात को समझेगी, क्योंकि वो दोबारा लॉकडाउन में, कोई भी दोबारा लॉकडाउन में जाना नहीं चाहता। बिल्कुल। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर महाराष्ट्र से आप बात करते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा केसेज हैं, क्योंकि वहाँ का केस दूसरा है। यूपी में मैं रहता हूँ, मैं यूपी की बात अगर करूँ तो यूपी में बहुत ज्यादा केस निकल रहे हैं, और जिस तरह से आ रहे केस, यहाँ पर सरकार की फेलियर भी दिख रही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं तैयार है, कहीं वैक्सीन नहीं है। सुशील जी, इस समय परिस्थितियां देश में ऐसी है ना, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को आबादी के हिसाब से तो 24 करोड़ के आसपास की आबादी है पूरे प्रदेश में, और आंकड़े 10 से 12 हजार के आसपास है। महाराष्ट्र को आप देखेंगे 58,000 का आंकड़ा छू चुका है। तो अब एक दूसरे पर अगर आप इसी तरह की टीका टिप्पणी अगर आप करते रहेंगे ना, वहां पर बेड्स नहीं है, हमारे यहाँ पर तो देखिए बेड्स हैं, तो मतलब इंतजार करेंगे कि आप लोग कि लाखों लोग बीमार हों और हमारे पास बेड्स हैं, तो कोई नहीं, होने दीजिए इनको बीमार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच में एक लॉकडाउन के आफ्टर लॉकडाउन, बीच में कोरोना काल पर कोरोना पर थोड़ी सी रोकथाम हुई थी, ऐसा लग रहा था कि हम विजय पा लेंगे। लेकिन उसी बीच में जो गवर्नमेंट है हमारी प्रदेश की, देख लीजिए, तो वो शायद उस बात से पीछे हट गई कि लगता है उसने तैयारियों पर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। जिस तरह से आज सीएम हमारे मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, रोज निर्देश दे रहे हैं, अगर इसी पर शुरू से कायम रहते, शायद ये स्थिति ना आती। मैं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, शायद स्थिति में ना आती। ठीक है, अभी हमारे हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल है, पर मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में बिल्कुल नहीं कंट्रोल है। लखनऊ में जिस तरह से केस निकल रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आपसे कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो आपने जिस दिन लगभग 60 से 70 हजार उस दिन केस आए थे, तब आपने एक आशंका जाहिर की थी कि अगर हम अभी नहीं ठहरे, अगर हमने अभी सावधानी नहीं बरती, तो यह आंकड़ा 1.5 लाख 2 लाख को छू जाएगा। वो आपकी शंका बिल्कुल सही साबित हुई, उस आंकड़े को अब हम पार कर चुके हैं। आप पूरे देश की जनता को यहां पर क्या समझाना चाहेंगे, राजनेताओं को आप क्या समझाना चाहेंगे, और अधिकारियों को आप क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, मेरे विचार में ये देश की एक अटमोस्ट प्रायोरिटी वाली नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मुझे इस बात का दुख भी है और चिंता भी है कि मेरे देश का, हमारे देश का क्या होने वाला है। इस टाइम हमारी टॉप प्रायोरिटी एक ही होनी चाहिए कि कोरोना को किसी तरीके से संभाला जाए। तो चाहे मैं इसको जनता के लेवल पे कहूँ, जनता बिल्कुल बेखौफ है, बिल्कुल बेपरवाह है और बिल्कुल लापरवाह चल रही है। मैं दिल्ली में मेडिकल प्रैक्टिस करता हूं और मैं खुलेआम कह रहा हूं, इवन दिल्ली में भी इतना बुरा हाल है कि किसी को कोई खबर ही नहीं है। एक समय था पिछली मार्च 2020, तब लोग डरे हुए थे और बाकायदा लॉकडाउन लगा था। इस बार दुख की बात यह है कि ना लोग डरे हुए हैं और ना लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। तो जहां तक बात की जाती है लॉकडाउन की, तो कंडीशंस पूरे देश में ऐसी पैदा हो रही हैं, और ये कोई बदगुमानी ना रहे कि जिस प्रदेश में या जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना भी नहीं हुआ है वहां नहीं होगा, अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा भी इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, इंटरस्टेट ट्रेवल, एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल, रोड ट्रेवल, कोई रोक टोक नहीं है, सब खुलेआम इधर उधर जा रहे हैं। उसका मतलब जहां नहीं है वहां सिर्फ एक समय की बात है, वहां ज्यादा होना ही होगा। ये शायद महाराष्ट्र की बदनसीबी है कि वहां जल्दी इसलिए हो गया कि वहां शायद इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो ज्यादा होते हैं, एयरपोर्ट ज्यादा है और एयर ट्रेवल जो ज्यादा है। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, वो आम आवाम को भी और राजनेताओं का भी, ये राजनीति का समय कतई नहीं है। अगर कोई एहसास नहीं कर रहा तो अभी काउंट 1.5-2 लाख तक पहुंची है, अभी 1,60,70,000 तक पहुंची है। विद इन मैक्सिमम 7 डेज टाइम ये 2-2.5 लाख से क्रॉस कर जाएगी। बताइए। नंबर 1। अब खाली मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इवन जो रिलीजियस गैदरिंग्स और पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही हैं, वो कैसे करनी है मुझे नहीं मालूम। लोग कहेंगे इलेक्शन चल रहे हैं तो पॉलिटिकल गैदरिंग होंगी, तो ये कदम पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगी या इलेक्शन कमीशन उठाएगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर हमें अपने देश को
खराब होने से रोकना है, वो लॉकडाउन ना हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लॉकडाउन हो गया एक बार दोबारा तो आवर कंट्री विल ब्लीड लाइक एनीथिंग। इससे बचने का एक ही उपाय है कि जनता जनार्दन प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दे, जिसको कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। घरों से फालतू बाहर मत निकलो तो मास्क के साथ निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, झुंड में या भीड़ में मत जाओ, अपना हैंड सैनिटाइजेशन किस तरीके से करो और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दो। अगर हमने ये इंडिक्स में वार्निंग दे रहा हूँ सबको, वार्निंग क्या, इसमें हम लोग सब लोग इन्वॉल्व हैं कि ये स्पष्ट एक चेतावनी है कि अगर हमने जल्दी ये पालन ना किया तो 1-1.5-2 लाख तो बहुत कम है, वी विल क्रॉस मेनी लैक्स। ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए हम सबको मिलजुल के कदम उठाने पड़ेंगे। हम डॉक्टर्स हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स आज भी अपना काम करने के लिए तत्पर बैठे हैं। अप टू द एक्सटेंट 770 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है एज कोरोना वॉरियर्स, तब भी वो डट के बैठे हुए हैं। तो इसलिए लोगों का जो लापरवाही एटीट्यूड है उसके लिए कुछ अगर सख्तियां करी जानी चाहिए एट एनी लेवल, एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सख्तियां की जाएं। जहां छोटा मोटा लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लगाना है तो करें, बट ये स्टेप्स बहुत ही डायनेमिकली लेने चाहिए और बहुत ही जल्द लेने चाहिए। कोई सोचे कि हमारे पास 2-4 हफ्ते और हैं, तो नहीं है। मैं समझता हूं विद इन ए मंथ टाइम, लेस देन ए मंथ टाइम, ये इतना पीक पे होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज भी मैं दिल्ली में देख रहा हूं हॉस्पिटल बेड्स खत्म हो गए हैं। मुझे कल रात को 2:30 बजे एक पेशेंट एडमिट कराना था, मैंने चोरी एटी का चेयर लगाया, मैं उसको एडमिट नहीं करवा पाया। तो कहने का मतलब कि अब तमाशा देखने का समय समाप्त हो गया है। बिल्कुल सब अपने आप को टाइट कर लें और एकदम कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेट, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें। राजनीति का समय, सियासत का समय समाप्त हो गया। बिल्कुल। राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा वो आगे चल के अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि पिछले साल के दंश से अभी तक हम उभरे नहीं हैं। उसके बाद जहां थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक होने लगी थी, हर कोई लापरवाह हो गया। मैं यहां पर सबसे ज्यादा जनता को ही दोष दूंगा, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारी तो अपना काम कर ही रहे थे, डॉक्टर्स अपना काम लगातार कर ही रहे थे, डॉक्टर्स भी संक्रमित हो गए, तमाम नर्सेज संक्रमित हो गए, उनकी भी मौतें हुई हैं। लेकिन जनता ने इस तरह से स्वागत किया कोरोना का कि आइए हमारे घर तक आइए, आपको जिसको संक्रमित करना है आप कीजिए। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा अगले आने वाले महीनों में, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी हमारी सुधरी नहीं है, अभी भी डामाडोल है। आलोक जी, देखिए, हम लोग जानते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन से हमारे अर्थव्यवस्था पे कितना भयानक दुष्प्रभाव हुआ। खुद सरकार के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार -23.9% का निगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया गया। लेकिन उसमें ध्यान रखना चाहिए सभी दर्शकों को कि वो केवल संगठित क्षेत्र के आंकड़ों के हिसाब से था, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े 5 वर्ष में लिए जाते हैं, तो 2017 के बाद वो 2022 में लिए जाएंगे। तो अगर आप असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को जोड़ देंगे तो वो 36 से 40% कम से कम निगेटिव ग्रोथ रेट वो गया हुआ था वो। तो ऐसे स्थिति में अभी जब हमारी अर्थव्यवस्था उसी चीज से अभी उबर नहीं पाई है, तो जो केयर रेटिंग्स के जो नए आंकड़े अभी आए हैं इस समय, केयर रेटिंग्स ने 2021 के लिए हमारे अर्थव्यवस्था के लिए 11% का ग्रोथ रेट का घोषणा किया हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र में अब तक जो पाबंदी अब के रेटिंग्स से अब तक के पाबंदियों के आधार पर ही उसमें 1% की गिरावट दर्ज कर दी है जीडीपी में। यानी वो 11% से वो जीडीपी ग्रोथ रेट को वो 10% मान रहे हैं अभी की अवस्था में। तो ऐसे में देखिए, लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो आत्म संयम बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन करें। अगर वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे और लॉकडाउन लगेगा तो फिर एक तरह से जो पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र है वो बिल्कुल पिछले बार ही बिखर चुका था। पिछले बार तो लोगों के पास कुछ सेविंग्स भी थे जिसका उन्होंने प्रयोग कर लिया, लेकिन अब जब लॉकडाउन लगेगा तो उनके पास पहले से कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ तमाम तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाएंगे लोग। और जो हमारा एमएसएमई है वो अभी भी 50% से ज्यादा एमएसएमई अभी भी एक्टिव नहीं हो पाया है पूरे देश में, नेशनल नहीं हो पाया। सही बात है। तो आप सोच के देखिए कि आपके कहां पे आप अभी एक तरह से बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, और ऐसे स्थिति में फिर लॉकडाउन, ये काफी परेशान करने वाली चीज है। आप अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टि से सोचिए तो नाइट कर्फ्यू के कारण भी हमारे अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को प्रभाव पड़ रहा है इससे। तो सामान्य लोगों को बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो कल कारखाने चलते हैं वो 24 आवर के शिफ्ट में चलते हैं। अचानक से जब आप उसको नाइट और डे में आप उसको बदलने का प्रयास करते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था का तंत्र टूटता है, सप्लाई चेन का पूरा मेथड जो है वो प्रभावित होता है वो। तो इन सब कारणों से अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भी प्रभावित होता है। जब ये साइकोलॉजिकल चीज जब ज्यादा जाता है कि यहाँ पे लॉकडाउन की स्थितियां बनने वाली हैं, कुछ और चीजें होने वाली हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था और नीचे चला जाता है। तो ये दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि आप
हम लोग सब लोग सावधानी बरते अपने व्यक्तिगत स्तर पे कि सरकार को लॉकडाउन जैसे स्थिति में जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जो आंकड़े हैं। लेकिन देखिए, जनता के लिए, जनता को तो यहां पर समझ में आ जाएगा, लेकिन सरकार को भी तो यहां पर समझने की जरूरत है। तमाम मंत्रालय इस पर लगातार काम कर रहे थे, उनसे चूक कहां पर हो गई, उनको भी तो देखना चाहिए था ना कि जब गाइडलाइन अभी लगातार कोरोना की चल रही है, लगातार उनको पता चल रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो सरकार भी तो यहां पर सख्त हो सकती थी ना। नहीं देखिए, अब देखिए ये चीज जो बराबर सभी लोग हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जो हमारे राजनेता है वो रोल मॉडल भी है। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो बिना मास्क में वहाँ पे भारी गैदरिंग हो रही है, तो ये अब इलेक्शन कमीशन की और राजनीतिक पार्टियों की, मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी है उनको भी देखना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि दो गज की दूरी वहाँ पे भी होनी चाहिए, मास्क वहाँ पे भी होनी चाहिए। तो लोकतंत्र जैसे महोत्सव भी हो, धार्मिक आयोजन भी हो, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना ना तो दिन देख रहा है, ना रात देख रहा है, ना तो वो पॉलिटिकल पार्टी देख रहा है, ना वो धार्मिक आयोजन देख रहा है। तो ये चीजों से लोगों को बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं जिसके तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि इसका अंततः प्रभाव सरकार के रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। अगर देखिए जो इस साल का जो आलोक जी बजट है, वो बजट अगर है तो बजट में आय और व्यय के बीच में 18 लाख करोड़ का अंतर है। उसमें पहले से ही सरकार ने लक्ष्य बनाया कि हम 12 लाख करोड़ का जो है हम कर्ज लेंगे। 6 लाख करोड़ कहां से लाएंगे पहले से तय नहीं है, लेकिन अगर लॉकडाउन लगेगा तो स्पष्ट है कि सरकार की आय और भी काफी ज्यादा घटेगी। अभी ही केंद्र सरकार की स्थिति इतनी कमजोर है कि राज्यों के जो संवैधानिक जो राज्यों को पैसे देने चाहिए, एक तरह से जीएसटी रिफंड वगैरह देने में उनको समस्या आ रही है। तो फिर ना तो आपके राज्य सरकार के पास पैसे होंगे कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर सके, ना तो केंद्र सरकार के पास कोई विशेष संसाधन होंगे। तो ये एक भयावह स्थिति की तरफ जा रहा है। हम लोग जिस जीडीपी और ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वहां पे देश के बड़े वर्ग के पास 2 जून रोटी की समस्या, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या है, वो सरकारों के द्वारा पूरा किया जाना आलोक जी मुश्किल का चीज हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए इस मामले को नीति निर्माताओं को भी और जनता को भी काफी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। गौरव जी, आपने डॉक्टर को भी आपने सुना, आपने अर्थशास्त्री को भी आपने सुना। अब आपको कम से कम इतना समझ में तो आना चाहिए कि देखिए, अब परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी अब से कम 20 दिन पहले थी। अगर आप अभी सख्त नहीं हुए ना, तो जनता फिर आपको फिर कैसे माफ कर पाएगी? क्योंकि अगर आपने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया तो भी बात आपके ऊपर आनी है, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और अगर आपने नहीं लगाया, अस्पतालों में अगर बेड्स नहीं हुए और अगर लोग मरने लगे, तब भी आपके ऊपर ही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। अब आप इस परिस्थिति को भांप पा रहे हैं और आपके पास अब तैयारी करने का समय भी नहीं है। क्या कदम अब आप उठाएंगे? नहीं देखिए, कोविड से लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी की जहां तक बात है, सरकार उस पर वास्तविक काम पहले से भी की हुई है। काफी हद तक तैयारियां हमारी है, लेकिन इसके प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की जहां तक बात है, मास्क को कंपलसरी कर ही दिया गया है। अब ये जो व्यक्ति मास्क भी ना लगा सके और वो चाहे कि खुले रूप में वो घूमता रहे और कोरोना से वो संक्रमित भी नहीं होगा, तो उसे तो अस्पतालों में जाना ही पड़ेगा, उसे संक्रमित होना ही पड़ेगा और उसके साथ कुछ भी संभव है। ऐसी परिस्थिति में न जाए। और अर्थव्यवस्था का बहुत सही उदाहरण दिया भी अर्थशास्त्री ने कि कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन का। तो सरकारें कोई भी नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि उससे सरकार के रेवेन्यू पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सरकार को चलाने में भी खासी कठिनाई आती है। तो उस परिस्थिति में कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अगर जनता अगर मजबूर कर देगी, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो उसके अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। तो उस स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने आप में इस बात को समझे और बिना आवश्यकता के वो घरों से बाहर न निकले और जितना संभव हो सके इसके प्रोटोकॉल का पालन करे। तो इस बीमारी पर देखिए, ये नया स्ट्रेन है और जब वायरस म्यूटेट होता है और नए शेप में आता है, तो वो नए नए सिम्टम्स लेकर के आता है, नए नए परेशानियां लेकर के आता है। तो उसको भी समझने में और खोजने में, टेस्ट करने में समय लग जाता है, उसकी भी दवाई इजाद करने में थोड़ा समय लग जाता है। यद्यपि वैक्सीन जो हमारी निकली है वो उसी के निवारण के लिए निकली है, वो उसमें भी उतना ही काम करेगी। लेकिन इसको इतना सहजता से ले लेना कि अब तो हमारे पास लड़ाई लड़ने के सारे इक्विपमेंट हो गए हैं और सारे हथियार हमने बना लिए हैं, हॉस्पिटल भी हमारा तैयार है, वैक्सीन भी तैयार है, तो अब हमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो भावना है, ये जो सोच है लोगों की, ये बहुत घातक है, जिसके कारण से
घर घर जो है प्रभावित हो रहा है कोरोना से। और मुझे लगता है कि अब जो स्थिति जिस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ी है और आप लोगों ने इसको मीडिया के माध्यम से रखना शुरू किया है, तो लोगों के अंदर जागरूकता इस बात को आई है, फिर से भय व्याप्त हुआ है और अब सड़कों पर उस संख्या में लोग दिख भी नहीं रहे हैं, बिना काम के लोग निकल भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनके रोजगार के लिए आवश्यक है कि कम से कम इनका भी काम चलता रहे। और ठीक है, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा गौरव मिश्रा, और यहां पर एक जरूरी सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि जब अब आप देख रहे हैं कि इस तरह का संकट आ चुका है, जनता नहीं मान रही है, तो आखिर आप सख्त कब होंगे? आपका स्वागत है। तो गौरव मिश्रा, आपके ही से हम बातचीत कर रहे थे, लगातार आप बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना का संकट गहरा चुका है, लेकिन अब आप एक चीज का जवाब दीजिए, क्या अनुनय विनय का समय अब रह गया है आपके पास, या अब आपके पास सख्ती से नियमों को लागू करवाने के लिए आदेश सभी जिलाधिकारियों को, सभी कप्तानों को दे देना चाहिए कि जो नहीं मान रहा है उसके साथ अब दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही पेश आया जाए? नहीं, ये तो निर्देश दिए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया था और सभी जिला अधिकारियों के साथ उन्होंने डीसी किया और इस बात का निर्देश दिया हुआ है। और कम से कम अभी मास्क को लेकर के तो सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है सरकार बहुत गंभीर है, आने वाले समय में जैसी स्थिति होगी उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है और जैसी परिस्थितियां होंगी उस हिसाब से जो कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी और जो लोग पालन नहीं करेंगे उसमें अगर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा प्रशासन। सुशील जी, लगातार सरकार का दावा है कि हम सख्ताई से पेश आएंगे, हम तमाम चीज़ों पर अब धीरे धीरे सावधानी बरतेंगे। जिलाधिकारियों को हमने आदेश दे दिया है कि अगर उनको लगता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ेगा तो वहां पर धारा 144 लागू कर दें या वहां पर लॉकडाउन कर दें। एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर तमाम ऐसे राज्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी सबसे पहले कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। क्या इस समय राजनीति के स्तर पर आपको नहीं लगता है कि चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक मंच पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वोटर ही हैं आपके जिनकी जान अब खतरे में है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से मजबूत विपक्ष का रोल निभाया है। पिछले लॉकडाउन में आप देख सकते हैं हमने कितनी लोगों की हेल्प की और जब जरूरत होगी लॉकडाउन की तो जरूर सब पालन करेगी। लेकिन अगर छोटे से विषय में जाए, इसकी जो आपने भी कहा कि 20 दिन में ये स्ट्रेन जो एकदम से बाहर आ गया, 1 महीना पहले इतना लोग ना लापरवाह थे ना कुछ थे, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा अगर वो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो बंगाल में चुनाव रैलियों के बीच में बगैर मास्क के इतनी जाना, और हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन उन्होंने कहीं भी पालन नहीं किया, जिससे जनता प्रताड़ित थी। अगर आप देखिए 1 महीना पहले ये स्कीम नहीं था, ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनको देख देख के जनता के अंदर एक भावना डेवलप हुई है कि वो सब भीड़ में जाते हैं, वहां कहीं नहीं हो रहा है, ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना 2 गज की दूरी महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संदेश दिया है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने ही दिया है। आपने टीवी पे देखा, चैनल पे आपने उन्हें दिखाया, सबने देखा है। लेकिन अब ये जनता उस बात को मान गई थी। अगर आप देखते तो सभी के सभी मास्क यूज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये चुनाव का माहौल आया और जो बंगाल का आपने रैलियां देखी, वहां पर लोगों ने देखा तो वो प्रोत्साहित थे कि शायद कोरोना चला गया और उसका ही कारण हम कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि जो सरकार जनता के हित में जो भी डिसीजन निर्णय लेगी हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अनमाइनेड लॉकडाउन जैसे पिछली बार लगाया गया था बगैर तैयारी के, खैर को मौका मिला है क्योंकि असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा, मतलब सरकार के साथ आप किन चीजों पर आप लोग खड़े रहेंगे? सरकार के साथ आप किन चीजों पर खड़े रहेंगे कि अगर बीजेपी वाले जाकर अगर 1 लाख लोगों को बुलाकर रैली कर लेंगे तो भैया हम भी करेंगे, हम तो अब की बार 1.5 लाख बुलाएंगे, हम इनसे ज्यादा दिखाएंगे। आप भी विपक्ष के नाते एक नजीर पेश कर सकते थे ना कि हम नहीं करेंगे इस तरह की रैली, हम लोग वर्चुअल रैली ही करेंगे। उससे जनता के बीच में कितना सकारात्मक संदेश जाता आपके लिए मालूम है? आपकी बात कहने, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने रैली की है उसकी अपेक्षा आप हमारी रैली देखेंगे तो हुई नहीं, 2 या 3 हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई, इससे ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन लगातार उसमें टीवी पे कितने दिन चली हुई, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी की लगातार
आप देखेंगे रैलियां टीवी चल रही थी, लोग हजारों की संख्या में बुलाए जा रहे थे, चाहे जैसे बुलाए जा रहे थे उससे मैं नहीं जाऊंगा, वो आ रहे थे वहां पर, लोग ना मास्क लगा रहे थे, ना सैनिटाइजर था, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सही। लोग अन्य राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश से हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी वहां गए, उन्होंने कहीं पर भी मास्क आपने देखा हो तो बताइए। तो उससे लोग प्रोत्साहित हुए। अभी मैं आपको करंट बताता हूँ, आईपीएल स्टार्ट हुआ, वहां पर आप देखते हैं गृह मंत्री के सुपुत्र जी बैठे हुए थे, बाकी के पीछे लोग ने सबने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन वो मास्क नहीं लगाए थे। लोग इस पर बात करते हैं और उससे प्रोत्साहित होते हैं कि शायद ये बीमारी हम लोग को बेवकूफ बना। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए तो लोग बात करते हैं कि हमको ये बीमारी के तहत हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि बीमारी है और इसका प्रभाव बहुत खतरनाक है, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो प्रोत्साहित हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ना मास्क लगाते हैं, हजारों की भीड़ में जा रहे हैं, अगर कोरोना होता तो वहां बहुत ज्यादा हो गया होता। तो ये एक समस्या है, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि जो भी सरकार डिसीजन लेगी, हम उनके साथ जनता के हित में जो भी डिसीजन ले जाएंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, खड़े रहेंगे, जनता के लिए भी खड़े रहेंगे। ठीक है डॉक्टर नरेश चावला, एक बात पर यहाँ पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि देखिए जो पिछले साल की परिस्थितियां थी वो इस मायने से बहुत ज्यादा अलग थी कि डॉक्टर पुलिस वाले लगातार मैदान पर डटे हुए थे, उनमें संक्रमण की दर बहुत कम थी। इस बार जो चीजें देखी जा रही हैं उनमें सबसे ज्यादा वो अधिकारी, वो कर्मचारी, वो डॉक्टर्स और वो पुलिस वाले शामिल हैं जो कि कोरोना के चपेट में लगातार आ रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा तकबा जो बीमार पड़ जाएगा, इसके बाद फिर क्या परिस्थितियां होंगी, एक बार ये भी हमारे दर्शकों को आप समझाइए ताकि वो समझ पाएं कि कोरोना इस बार किस मोड पर आया है, कितना ज्यादा खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। देखिए, मैं पिछले साल की जब 24 मार्च को 20 को लॉकडाउन लगा था, वो इस बार का मुकाबला करूं तो स्थिति बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल, जब 24 को लगा था तो एकदम एब्सोल्यूट लॉकडाउन लग गया था, पुलिस ने एकदम सख्ती कर दी थी और केसेस एकदम कम होना शुरू हो गए थे। लेकिन आम जनता के मन में दो चीजें थी, एक तो भय था कि मुझे कोरोना ना हो जाए, और मैं आपको बता दूं लॉकडाउन का महत्व कभी भी ये नहीं होता पहला कि लोगों को बंद रखा जाए। लॉकडाउन का महत्व तब इसलिए किया गया था ताकि हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को, कोरोना क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि जैसे ही केसेस आए हम उनको संभाल लेंगे। इस बार मैं बड़े अफसोस से कहूंगा कि हम पिछले साल की आंकड़ों को आगे क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इस बार समहाउ लोगों के मन में एक भय खुल सा गया है। एक ऐसा भय मतलब खुल कर कि उनको भय कहीं जी अब का हो रहा है और हो रहा है, और दूसरी स्टेट्स जो हैं उनमें हम देख रहे हैं एक कोई भय नाम का एलिमेंट नहीं है। भय कभी पाते थे, लेकिन कहानी का माहौल तो आगे था, हम उसके कहीं बीच में नहीं। मैं तो अभी भी अफसोस बना हूँ कि ये कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सख्त इतनी कर दी जाए, अभी जो बेखौफ और बेपरवाह में ऑफिस में में जी मैं एज ए मेडिकल मैन जो कि ग्राउंड स्थिति यानी कि जमीनी स्थिति मरीजों को देख रहा है, महल्लों में, सड़कों पे, अपने आसपास, वो इस बात का एहसास करता है कि कुछ ना बुरा हो रहा है, जिसको रोकने के लिए हम अगर अभी एहतियात बरत लेंगे तो शायद हमें नुकसान नहीं का। लेकिन जो माहौल जो है जन हो, लोग कल आता आने देता जो क्या आ जाएगा, तो अभी तक सब डर है। जब मैं बड़ा बुरा हमला होता है और वो अस्पताल करते हैं, होगा प्लस इसका आने वाला है, जो मैं देखने वाला हूँ जब एकदम
ठीक है, अभी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हमारे पास। राहुल लाल जी के पास हम एक बार चलते हैं। तो राहुल जी, जिस तरह से पिछले साल एक बड़ा संकट खड़ा हुआ था तमाम उन कामगारों के सामने जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते थे, अचानक वहां पर लॉकडाउन लग गया और उनको अपने गांवों की तरफ वापस आना पड़ा। उनके पास कोई काम नहीं था। हालांकि तमाम राज्य सरकारों ने कुछ ऐसी योजना चलाई जिससे कि उनको कुछ आसरा मिला, कुछ को खाना दे दिया गया, कुछ को कुछ रुपए दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं उनका जीवन वैसे चलता रहा। अब अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो क्या सरकार के सामने रास्ते रहेंगे कि वापस से उन श्रमिकों का फिर से ध्यान रख पाएगी, और क्या बजट में इतना पैसा है अब की बार सरकार के पास कि उनको आश्रय दे पाएगी? क्योंकि लगातार हम पहले ही घाटे की स्थिति में हैं, हम डेफिसिट में हैं, हमारी जो राजस्व आय है वो बहुत ज्यादा कम है, और जो हमारे पूंजीगत व्यय हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस पर चिंता करने की सख्त जरूरत है कि नहीं है? नहीं, इस पे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। कम से कम ऐसे 40 करोड़ श्रमिक हैं जिसको कि हम लोग अनस्किल्ड लेबर भी करते हैं। उनका जीवन बिल्कुल, अगर अभी लॉकडाउन लगेगा तो उनका जीवन बिल्कुल संकट में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग हैं जो प्रत्येक दिन जो है कि वो अपनी जो है कि वो कमाते हैं और फिर वो खर्च करते हैं, खाते हैं वो। बिल्कुल। तो इसलिए उनके पास आप ये सोचना कि उनके पास कोई सेविंग होगा, जिस सेविंग का वो प्रयोग करेंगे, तो वो उस दायरे में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप, और वैसे स्थिति में अगर सरकार के पास भी बजट नहीं होगा, वो खुद भी नहीं कर सकेंगे, तो सोच सकते हैं कि 40 करोड़ की आबादी कितनी बड़ी आबादी होती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज के देखिए, जो पिछले बार के लॉकडाउन से जो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम बिगड़ा था, वो अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा था, वो अभी भी पूरा नहीं सुधरा था। अब हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सप्लाई चेन की वो पूरे की पूरी तस्वीर जो है वो धीरे धीरे सुधरेगी। क्योंकि देखिए, भारत में एक तरह से अभी स्थिति क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, आलोक जी, अच्छी नहीं है आज के डेट में। बिल्कुल। तो स्पष्ट है कि मार्केट में डिमांड भी नहीं है, क्योंकि लोग भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। अन्यथा जो लोग रोजगार में भी हैं तो उनके भी वेतन में काफी ज्यादा कटौती हो गई। तो एक तरह से सबों के पॉकेट खाली थे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर भारतीय बिजनेस को अगर ऊपर बढ़ाना था तो इसके लिए एक रास्ता बन रहा था कि हम लोग निर्यात में वृद्धि करें। निर्यात में वृद्धि करने के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना पड़ता है। जब तक आप ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो आप निर्यात नहीं बढ़ा सकते। ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बढ़ाने के लिए एक तरह से आपका पूरा का पूरा डिमांड, जो आपका जो सप्लाई चेन का जो पूरा मेथड होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए। तो अब हम ना, तो देखिए अब स्थिति क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान किसके लिए बनाएंगे? हम निर्यात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा, और हम देश के भीतर तो डिमांड भी नहीं है। दूसरा चीज की, जब आप नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति लगाते हैं तब भी आपके कारखाने का पूरा सिस्टम जो है वो फेल कर जाता है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा चीज, इसके जो दुष्प्रभाव हम लोग आलोक शुक्ला जी आज झेल रहे हैं, आज इस पूरे सिचुएशंस का लाभ कौन उठा रहा है? चीन जैसा देश जो है कि वो लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारे यहाँ से कच्चे माल जो है वो चीन में जा रहे हैं, चीन से बने हुए सामान जो है वो भारत में डंप किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तरह से अलग अलग चीजों में, जिस भी क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े सामान जो भारतीय इंडस्ट्री को बनाना चाहिए वो हम लोग चीन का प्रयोग कर रहे हैं। चीन हमारे यहाँ से कच्चा माल ले रहा है। तो ये स्थितियां अगर लंबे समय तक चली तो फिर ये तो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए और भी घात होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सरकार, नीति निर्माता जो लोग भी हैं, कोरोना से निपटे। देखिए, डॉक्टर साहब बड़ी गंभीर चीज कह रहे थे कि पिछले बार की स्थितियां अलग थी कि लोग कोरोना को नहीं जान रहे थे। तो एक तरह से हमारी तैयारियां जो होनी चाहिए कि इस तरह से कैसे बढ़ गए, ना लोगों ने सावधानी बरती, ना फिर अभी तक सरकार वो व्यवस्था कर पाई कि TTT के फॉर्मूले को हम लोग ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना हुआ रहे जिसमें ऑटोमेटिक इस तरह से वो काम करता रहे। तो वो सिस्टम आपको बनाने की सख्त जरूरत है जब तक हम लोग इस पूरे बीमारी पर निदान न पा ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर गौरव मिश्रा, जिस तरह से आपने सुना कि इन्होंने एक संकेत दिया है आपको कि आपको किस तरह की तैयारियों की ज़रूरत है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर भी आपको काम करना है, आपको अपनी पुलिसिंग पर भी काम करना है, आपको अस्पतालों पर भी काम करना है, और साथ ही लोग संयमित हो जाएं, आपको इस पर भी काम करना है। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी यहाँ पर रार छिड़ी हुई है। लगातार कुछ राज्य सरकारें बोल रही हैं कि वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ किया कि वैक्सीन तो उनको दी जा चुकी है। क्या हर मोर्चे पर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है देश के पास? देखिए, ये वही महाराष्ट्र सरकार है जिसने बेरहमी से कामगार मजदूरों को मजबूर कर दिया अपने यहाँ से वापस भेजने का। उन्हें अनाज तक मुहैया नहीं कराया गया, और सर्वाधिक मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से वहाँ रहते थे, और किस प्रकार से वो लोग वहाँ से आए ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें देखा पूरे देश में। दिल्ली में भी वही हालात पैदा किए गए, और दिल्ली में बाकायदे लाउड स्पीकर पे बोल बोल करके, चिल्ला करके वहां के लोगों को ऐसी स्थिति में लाया गया कि वो आनंद विहार बस टर्मिनल पर लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। तो राज्य सरकार कितना गंभीर है। राजस्थान में भी वही स्थिति हुई। उत्तर प्रदेश को अपने बच्चों को लाने के लिए भी वहां पे उनसे मिन्नत करनी पड़ी और एडवांस पैसा भेजना पड़ा, तब हमारे जो छात्र थे कोटा में फंसे हुए उनको
लाया जा सका। तो ये जो राजनीति की कुत्सित मानसिकता है ऐसे गंभीर समय में भी ये बेहद घातक है। और जब एक तरफ से वैक्सीन 72 देशों को दी जा रही है या भेजी गई है इसी देश के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए, तो अपने ही देश में अपने ही राज्यों को क्यों नहीं देंगे? और पर्याप्त मात्रा में जब वैक्सीन है हमारे यहाँ और जा रही है तो उन्हें लगवाना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में। और इस तरह का बयान दे करके कहीं न कहीं वो अपने हल्केपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बेहद घातक है, अपने नागरिकों के साथ वो द्रोह कर रहे हैं और ये छोटी राजनीति के लिए ये ठीक नहीं है, राजनीतिक के निहित लाभ के लिए उचित नहीं है। मुझे लगता है ऐसे समय में जबकि कोरोना विस्फोटक स्थिति में संक्रमित हो रहा हो और काफी हद तक हम ये मान सकते हैं कि अब ये एयरबॉर्न हो चुका है, ये हवा में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छूने मात्र से ही संक्रमण फैल रहा हो, अब हवा में भी संक्रमण है। इसलिए सबको संभल जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की इसमें राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मानवता की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को और सरकारों को भी इसमें लगना चाहिए। सरकार सख्ती बरतेगी लेकिन उतनी ही बरतेगी जितने से कि अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चले और किसी को ये महसूस न हो कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है। गौरव जी, सभी दर्शक यही तो जानना चाहते हैं कि सख्ती आखिर आप कब बरतेंगे, जब हालात बेकाबू हो जाएंगे या जब आप लॉकडाउन लगाने की परिस्थितियां आ जाएंगी? दर्शक ये भी आज आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लोगों के डर में जो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ देश जा सकता है या नहीं जा सकता है? सख्ती के सभी स्तरों पर सरकार विचार कर रही है और जिस लेवल पे जितनी सख्ती करनी चाहिए उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। आज नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसी दिशा में लिया हुआ कदम है। मास्क को कंपलसरी किया गया, उसी दिशा में लिया हुआ कदम है। अगर स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी तो और भी कुछ कड़े कदम लिए जा सकते हैं आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीर है और जिस तरीके से कैजुअल हो गए थे लोग, वो कैजुअल जो मानसिकता है उसको समाप्त करके और फिर एक बार सतर्क होकर के और एकजुट प्रयास करके इस पर प्रहार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इससे भी हम लोग निजात पाएंगे और बाहर आएंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर नरेश चावला, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। डॉक्टर नरेश जी। देखिए, मैं आपके दर्शकों को, आम आदमी को बड़े स्पष्ट प्रदान करूंगा कि वैक्सीनेशन अभी भी अच्छी अवेलेबल है और शायद कहीं कुछ शॉर्टेज होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी किस्म की हेजिटेंसी थी वो काट दी जाए। कुछ लोग इस बात से डर रहे हैं कि सब उनको तो उन्हें 2 टीके लगवा लिए थे या एक लगवा कोरोना हो गया। उनको भी स्पष्ट कहूंगा कि सब को जहां जिसको मिले, हमारे 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों अच्छी हैं और दोनों यूनिट जरूर लगवाई जाए। आज भी कोविड-19 की बीमारी होगी तो वो बहुत कम होगी, वो की घातक नहीं होगी और शायद पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही जी। और हमें उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आने वाले समय हम 2 और को इमरजेंसी ऑपरेशन मिलने वाले हैं और मेरी सरकार को तो एक अपील है कि उनको 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है अभी तक, कि उसमें कोटे में भी नहीं है, तो वो सेक्टर भी बहुत शुरू किया है क्योंकि ये 18 से 35 साल के लोग सड़क पे ज्यादा होते हैं, ऑफिस में पार्टी के दूसरे पे ज्यादा होते हैं, वो काफी हैं। तो इनको भी बहुत जल्द हमें शुरू करना पड़ेगा क्योंकि जो वेरिएंट्स आए कोरोना के फूटी हुए ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा बच्चों को भी कर रहे हैं, 15, 20, 25, 35 सब लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे से जो 15, 18, 45 साल का सेक्टर जो बिल्कुल भी टच नहीं किया है उनके लिए बहुत जल्द वैक्सीन खोली जाए। यहाँ पर एक जो सबसे जरूरी सवाल ये भी खड़ा होता है कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि ओपीडी में जाकर ठीक कराई जाती हैं, क्या अब लोगों को ओपीडी में जाने से इस समय बचना चाहिए और उनको टेलीमेडिसिन का सहारा लेना ज़्यादा जरूरी है? क्योंकि ओपीडी में जाएंगे, हो सकता है वो स्वस्थ होकर गए हैं और वो कोरोना का संक्रमण लेकर घर वापस आ जाएं। हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं इतना बिल्कुल ठीक कहा है आपने, थोड़ा डर तो जरूर रहता है, लेकिन हम कहेंगे कि जितना कहीं जिसको बचाव कर सके कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करके, अब यही 2 हथियार हमारे पास बचे हैं, इन 2 हथियारों का अच्छे से इस्तेमाल करना,
जुडिशियस इस्तेमाल करना, अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इस्तेमाल करना ही हम सबका, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकोज हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे कोई भी है, हमारे हिसाब से इसका एक जो कंट्री में एक जिसको मैंने पहले शब्द इस्तेमाल किया था, इट शुड बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अभी तक हमें हमारे देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नजर नहीं आ रही। इट शुड बी, इस टाइम हिंदुस्तान का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य कि कैसे हम कोरोना को कंटेन करें। वो उद्देश्य मुझे नजर नहीं आ रहा किसी भी लेवल पे। बिल्कुल, तो बहुत जल्द हमें अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले हफ्ते हमें वो दुर्दशा दिखाने वाले हैं कि हम जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसको बहुत जल्द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के रूप में करना चाहिए। डॉक्टर नरेश, यहाँ पर देखिए टेलीमेडिसिन से लेकर भी एक यहाँ पर प्रश्न है मेरे मन में कि टेलीमेडिसिन का भी अब कितना सहारा हमको लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी सामान्य बीमारियां हैं, लोग उसके लिए अस्पताल की तरफ भागते हैं, बाद में पता चलता है कि अस्पताल गए थे स्वस्थ होकर और वहां से कोरोना का संक्रमण लेकर आ गए। मैं उसके बारे में बताना पसंद करूँ, नॉट ओनली टेलीमेडिसिन, इवन हमारे अपने बड़े शहरों के डॉक्टर्स भी वीडियो कंसल्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर किसी को कोरोना, इवन दिल्ली में और बड़े शहरों में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, सब जगहों पे, बेंगलुरु, हर जगह पे टेली कंसल्टेशन, तो एक हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जबकि हम गांवों से शहर ले जाते हैं, लेकिन इसको हम वीडियो कंसल्टेशन जो कि व्हाट्सएप कंसल्टेशन हो जाती है, उसमें बकायदा मरीज को घर बैठे बैठे डॉक्टर सलाह दे देता है। तो ऐसा आज की तारीख में बहुत ज्यादा अपनाया जा रहा है और बहुत सफल पाया जा रहा है। जिसको बहुत, लेकिन जिसकी तसल्ली होती है वो डॉक्टर को वहीं का वहीं सलाह लेता है वीडियो कंसल्टेशन से, और दूसरा जिसकी तसल्ली नहीं होती है या कुछ देखने वाली बात होती है तो डॉक्टर के क्लिनिक चैम्बर में जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में आई वुड से अप टू 30% 30 to 40% वीडियो कंसल्टेशन बहुत ही सफल हो रहा है। तो हम इसका स्वागत भी करते हैं और हम इसको एनकरेज करना पसंद करेंगे। ठीक है सुशील जी, आज आपके पास कुछ ऐसे सुझाव हैं क्या जो आप भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को आप देना चाहेंगे? आप अपना कुछ सुझाव तो दीजिए ताकि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार भी समझ पाए कि आप सरकार के साथ हैं। देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति, जैसा कि अभी गौरव भाई ने बोला कि 3 राज्यों का नाम ले लिया, यहाँ पर लेटर लिखे जा रहे हैं। आज लखनऊ के पेपरों में छपा हुआ है कि यही कोरोना वैक्सीन नहीं है, लोग पेशेंट वापस आ रहे हैं। तो चैनलों पर बैठ के झूठ बोलना, सबसे पहले ये तो सोचे कि इनको क्या करना है। हम तो साथ में हैं और झूठ ना बोलकर अगर कार्य करें, सही कार्यवाही करें तो डेफिनेटली हम इस पर काबू पा लेंगे। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही जानी और जानती है इस बात को, इनको क्या करना चाहिए वो करेंगे। मैंने शुरू में बोला कि जो प्रोत्साहित किया है वो बीजेपी के बड़े लीडरान ने प्रोत्साहित किया है बंगाल में दिखाकर। इसको बताना पड़ेगा कि अभी स्ट्रेन है, यहाँ पर है, वहां नहीं हुआ, उसको पीछे छोड़िए, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ क्रिएट हो रही है। तो आप जाएंगे, ये जनता के बीच में जाकर बताएं, आपके माध्यम से, चैनल से बताएं, पेपर के माध्यम से बताएं, जरूर बताएं और जनता मानेगी। आप देख सकते हैं कि अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद जनता ने ये बात मान लिया था और वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सब इस्तेमाल करने लगी थी, केवल काम होता है तभी बाहर जाती थी। ठीक है, संगठित क्षेत्र को जाना पड़ता है डेली के लिए, तो वो तो जाएगी। जो लेबर क्लास है वो जाएगी, उसकी मजबूरी है, अगर वो नहीं जाएगी तो शाम को क्या खाएगी। लेकिन जो लोग को, जिनको जरूरत नहीं थी, वो नहीं जा रहे थे। तो जरूरत है जनता के बीच, जनता को समझाने के लिए कि जो गलती इनसे हो गई है, बीजेपी से बड़े नेताओं से गलती हो गई, उसको गलती माने और जनता से कहें कि ठीक है, चुनाव था, वहां जाना, चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी है, चुनाव ही लड़ते, कुछ करते नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन जनता के बीच में जाएं और जरूर बताएं। और हमसे जो जनता, मैंने शुरू में कहा, जनता के हित में जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ खड़े हैं, उसका सहयोग करेंगे, कोई किसी नहीं। ठीक है राहुल जी, सरकार को किस तरह की तैयारी की अब सख्त जरूरत है? छोटा सा उत्तर दीजिए। नहीं, देखिए, मैं तो अभी भी कहूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। और एक मामला आलोक जी आपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही उठाया था कि जो नाइट कर्फ्यू है, ये नाइट कर्फ्यू से एक समय विशेष पे उल्टे हमारे सभी सार्वजनिक परिवहनों पे काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो हमें नहीं लग रहा कि सार्वजनिक एक तरह से आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं तो देखिए 8, 9, 10 बजे जब मैं उधर से लौट के आ रहा होता हूँ एक तरह से फिल्म सिटी से अपने घर के तरफ डिवेट करके रात में, तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल उस समय सड़कों पे भी बिल्कुल जो ट्रैफिक खाली हुआ करता था बिल्कुल ज्यादा होता है, लोगों की उपस्थिति भी काफी ज्यादा होती है। तो ये एक खतरनाक सा चीज बनता जा रहा है। यानी रात के 8-9 बजे के समय में सबको आपाधापी होती है कि वो 10 बजे तक घर पहुंच जाए। तो इस प्रकार की चीजें हमारे विचार से वो जितना लाभ नहीं दे रहा है उससे ज्यादा वो हानि दे रहा है।
अब लॉन्ग टर्म प्लान आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। जनता को अवेयर करना और खुद भी एक तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को बिल्कुल लगातार सदैव जारी रखना, यही इस समस्या का समाधान है। अन्यथा अर्थव्यवस्था को लेके हम लोग जिस रसातल में चले जाएंगे, फिर वहां से उठना अगले कई वर्षों तक, कम से कम 3-4 वर्षों तक वहां से फिर वापस पुराने जगह पे आने में हम लोगों को समय लगेगा। तो इस चीज को लेकर सरकार को बहुत ज्यादा गंभीर होना होगा। 40 से 50 करोड़ जनता सीधे सीधे एकदम प्रथम दृष्टिया प्रभावित होगी, उसको कोई हम लोग उनका कोई समस्या समाधान भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए लॉकडाउन ना लगे, दूसरे विकल्पों को अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी की पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी ने बिल्कुल साफ किया है कि ये कितना ज्यादा संकट का समय है, और जिस तरह से डॉक्टर ने भी साफ किया कि अगर हम अभी पूरी तरह से संजीदा नहीं होते हैं तो आगे आने वाले 7 दिनों के अंदर हो सकता है यह आंकड़ा 1.5 लाख से हटकर 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख तक पहुंच सकता है। तो जनता को भी समझने की जरूरत है, और लगातार इसीलिए प्राइम न्यूज इस विषय को उठाता आया है ताकि जनता इस बात को गंभीरता से ले कि कोरोना अभी गया नहीं है, वो हमारे बीच में ही है, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो जाए और आपके घर की भी अर्थव्यवस्था कहीं डामाडोल हो जाए। लगातार जुड़े रहिए इसी तरह से प्राइम न्यूज के साथ, और लगातार प्राइम न्यूज अब ये कोशिश करता रहेगा कि कोरोना को लेकर हम आपको हर रोज एक अलार्म जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।